चलिए आए। कल हम लोग एमआर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। उस एमआर वाले टॉपिक में हम लोगों ने लास्ट में थोड़ा सा पढ़ा था, उसके आगे देखें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम लोगों ने ऐसे 210 के अंदर पढ़ा था कि एक एमआर आपको मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी लेना है। और ऐसे 210 के अंदर हम पढ़कर आए थे, द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट it has fulfilled all of its responsibility for the preparation of financial statement in accordance with applicable FRF। तो एक आपको एमआर लेना पड़ेगा मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट ने अपनी जो जिम्मेदारी है, कौन सी जिम्मेदारी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एमआर, वो आपने पूरी कर ली है। यानी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाली जो जिम्मेदारी है हमारी, वो पूरी हो गई है, वो भी एज पर FRF। गिर गया, क्या कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी करनी है। ऐसे 210 में हम पढ़ चुके हैं, कुछ नई चीज नहीं है। ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ऑडिट दैट मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट सफिशिएंट without obtaining confirmation from the management about the same. This is because the auditor is not able to judge solely on other audit evidences। और इस वाले टॉपिक को आप चैप्टर 1 के लिए रेफर कर दें, ऐसे 210। यहां से इस टॉपिक को आप चाहे तो काट सकते हैं। उसके आगे है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ रिटन प्रेजेंटेशन दैट it has provided the auditor with all the information and access to the records in terms of audit engagement। रेफर टू 210, यहां से काट दिया जाएगा। यस 210 में कवर हो गया ये। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट नहीं धीरे नहीं चलूंगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट ऑलरेडी हमारे ऐसे 210 में कवर्ड है, इसलिए वहां पे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं रहे। डिस्क्रिप्शन को डाउट पूछना है जी, वापस से नहीं चलेगा। वो सुनाई देगा कैसे, तुम्हारा शोर इतना आ रहा है तो सुनाई दे नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल बी डिस्क्राइब्ड इन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन द मैनर इन विच दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। पैरा काम का नहीं है, आप काट सकते हैं। अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, अदर एसेज रिक्वायर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। काम का नहीं, वो एक अलग बात जी। हाँ, वॉइस मैं जितनी मेरी उतनी बढ़ा सकता हूँ, तुम लोग चुप। हाँ, वहां से बढ़ा लो, मेरे को दिक्कत नहीं। क्या फुल कर दो, कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्या और बढ़ा दें, फुल कर दें। अरे दूसरी क्लास में भी जाने दें, क्या है, चलने दे तो दमादम। वो जो भी होगा, एको इको जो भी होगा वो देखेंगे। एको बोलते हैं, इको बोलते हैं, एको बोलते हैं। हम ही गलत पढ़ रहे थे आज तक, हम तो इको ही पढ़ रहे थे भाई साहब। चलो कोई बात नहीं। अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, other essay require the auditor to request written representations if in addition to such required representations the auditor determines that it is necessary to obtain one or more of the written representation to support other audit evidence relevant to the financial statements or one or more specific assertions in the financial statement, the auditor shall request such other written representation। The written representation draw on the agreed acknowledgement and the understanding of the management of its responsibility by requesting confirmation that it has fulfilled them। The auditor may also ask to management to reconfirm its acknowledgement and understanding those responsibilities in writing। इतना लंबा चौड़ा जो आपने पैरा पढ़ा, इसमें काट दीजिए इसको। मैं 2 लाइनें लिखवा रहा हूँ, वो ध्यान से सुन लीजिए, वो काम की लाइन है। इस पूरे को काट दीजिए आप फटाफट से, और इसकी जगह मैं आपको 2 लाइनें लिखवा रहा हूँ, सिर्फ उतना लिख लें। ऊपर का जो मैंने आपको कटवाया है, रेफर किया है, वो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर मैंने क्या कटवाया क्या नहीं, वरना आप 2 बार पढ़ लेंगे। कोई बात नहीं, लिखो इसमें इन एडिशन टू। अगर आपकी बार आप बातें करते हुए पाए गए तो बेटा ये आपको घर पे जाके सेल्फ ही लिखना पड़ेगा फिर, समझे ना, इसलिए बातें नहीं करना, ठीक है, अच्छे बच्चे बनो। इन एडिशन टू द एमआर रिक्वायर्ड इन दिस एसे, आप लोग नहीं लिख रहे हैं? अच्छा, एक ही से तीनों पढ़ते हो तो, अरे मुझे लगा यही पास होगी, तुम दोनों इसको पास कराने आए हो। बोले ये पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है? चलो, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है और मॉड्यूल नहीं आया अभी तक? पहली बार ही आए हो तुम लोग क्लास में? अच्छा, देखे पहली बार, आगे पहली बार ही बैठे शायद। तो आज तक प्रिंट आउट नहीं निकलवाए नोट्स के?
अच्छा, अभी तो चौथा चैप्टर बाकी है ये। हाँ बहुत बढ़िया करा। तीसरा चैप्टर पूरा बिना नोट्स के निकाल दिया। और कितने ऐसे महारथी है भाई, ऐसे कितने और ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने तीसरा चैप्टर अपने स्वयं के ज्ञान से पढ़ लिया? भाई साहब तीसरा चौथा चैप्टर आपके ऑडिट के सिलेबस का हार्ट है, हार्ट हार्ट समझते हो। बाकी सब तो क्या ना, एक आध पैर वैर कट जाए, हाथ कट जाए तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, आदमी जिंदा रहता है। मान लो कोई दिल निकाल ले आपका तो कैसा लगेगा? लगेगा ही नहीं कुछ बस। हाँ, तो ये समझाओ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन एग्जाम तो अलग अलग दोगे हैं। चलो बहुत बढ़िया, मेरे कहने का मतलब है एग्जाम में पास हो जाना जी। हाँ बस, और तो क्या है, बाकी सब तो ठीक है। In addition to the MR required in this standard, in addition to MR required in the standard, comma, an auditor may also need to obtain MR, may also need to obtain MR, may also need to obtain MR as per the requirements of other standards. Or obtain MR as per other standards and auditing, या SS, comma, or in auditor's own judgment, or in auditor's own judgment, in auditor's own judgment, the MR is required for any item or assertion. MR is required for any item or assertion. आया समझ में? अब सुनो इस लाइन का मतलब क्या है। आपको किस चीज के लिए एमआर लेना है, ये तीन जगह से आप डिसाइड करेंगे। पहला तो इस स्टैंडर्ड में जिन जिन चीजों के लिए एमआर लेने के लिए बोला, ठीक है, हमने आपको तीन केसेस बताए थे। एक तो जब किसी चीज के लिए एविडेंस नहीं है, या फिर है लेकिन रिलायबल नहीं है, और जब एविडेंस ही यही है, राइट, तो वो तो आप लेंगे ही। प्लस ऊपर हमने आपको बोला कि ऐसे 210 के हिसाब से भी आपको एमआर लेना है। हम आपको सिंपल से इतना सा बोल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड जो ऐसे 580 हमारा बना हुआ है, इसने एज सच कोई लिस्ट नहीं बता रखी कि आपको किन किन आइटम के लिए एमआर लेना होता है, करेक्ट। ऊपर से लेकर नीचे तक हमने पढ़ लिया। अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई लिस्ट नहीं आई जिससे हमें ये पता चले कि किस किस आइटम के लिए आपको ऑडिट एविडेंस सॉरी एमआर लेना है। सो इन्होंने बोला कि जिन जिन के लिए हम बोल रहे हैं, तुमने बोला कहाँ, तुमने बोला ही कहाँ, तुमने एक आध आइटम के लिए बोला कि एविडेंस नहीं हो तो ले लेना, बाकी तो कोई लिस्ट तो बनाई नहीं। तो ये बोल रहे हैं जिन जिन चीजों के लिए हम बोल रहे हैं उनके लिए एमआर लेना, एज वेल एज जिन अदर स्टैंडर्ड्स में अगर कहीं लिखा हुआ है कि इसके लिए एमआर लो तो आप एमआर लेना। जैसे आपने ऐसे 550 पढ़ा था, वहां पे हमने कहा था कि रिलेटेड पार्टी के लिस्ट के लिए आप एमआर लोगे, याद आया नहीं आया? अदर पार्टी से मैनेजमेंट से लेना पड़ेगा ना कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, तो उसका आपने एमआर लिया। तो अदर स्टैंडर्ड्स में जहां जहां लिखा हुआ है वहां वहां आप एमआर लोगे। इसके अलावा अपना खुद का भी दिमाग लगाना, जहां आपको लगे कि हमें एमआर लेने की जरूरत है तो उस आइटम के लिए आप एमआर लो। ये हो गई एक बात, इसको उठा के साइड में रख दो। अब इन्होंने क्या करा, यहां से मर्ज कर दिया पॉइंट। ये पॉइंट अलग है, मतलब ये ऊपर का पॉइंट एक तरफ है, ठीक है, और ये नीचे का पॉइंट अलग है। नीचे का पॉइंट क्या है, हम वापस जा रहे हैं ऐसे 210 में, ऐसे 210 में हमने ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले मैनेजमेंट से एमआर लिया था कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर ली। ये जो एमआर है ये पूरी ऑडिट के लिए, जैसे आप ऑडिट कर रहे हो 21-22 की जो अभी खत्म होगा ईयर, अब आपने 15 अप्रैल 2022 को ऑडिट स्टार्ट करा किसी एंटिटी का, तो हमने एक एमआर लिया कि आप हमें लिख के दो दैट यू हैव फुलफिल्ड ऑल ऑफ योर ड्यूटीज, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, उस एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाया ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। और आप मुझे इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन देते रहोगे, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस पढ़ा था पीछे हमने, वो आप मुझे देते रहोगे। ये एमआर कितने दिन तक वैलिड है, जब तक आप ऑडिट करोगे। 15 अप्रैल को आपने ऑडिट स्टार्ट करा, 15 जुलाई को फॉर एग्जांपल ऑडिट कंप्लीट हो रहा है, तो दिस इज वैलिड फॉर दिस पीरियड। अब 15 जुलाई के बाद में ये एमआर की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन इस पीरियड के अंदर ही रहते हैं। मान लो 26 जून को या 26 मई को
जिन लोगों ने एमआर दिया था, यानी मैनेजमेंट ने एमआर दिया और मैनेजमेंट में भी जिसने दिया वो चला गया छोड़ के, या फिर उसको हटा दिया पोजीशन से, तो वो एमआर की तो वैलिडिटी बेकार हो गई। नहीं समझे आप? जो पर्सन ये लिख के दे रहा है कि मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं कि जब तक आप ऑडिट करोगे हम आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन देंगे। हम आपको लिख के दे रहे हैं, हमने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, एफआरएफ लगा दिया, उसमें लॉ लगा दिया, अभी मैं ऑडिट कर रहा हूँ, अगर बाई चांस उसमें एफआरएफ नहीं लगा हुआ होगा या उसमें लॉ नहीं लगा होगा तो मैं किसको पकड़ूंगा? आपको। लेकिन आप तो जा रहे हो, तो फिर वो एमआर का तो कोई सेंस ही नहीं रहा ना। अब किसको पकड़ूं? नहीं समझ में आ रही बात? नहीं आई? तो फिर आपको एमआर चेंज कराना पड़ता है। मतलब जो छोड़ के गया वो तो गया, नया जो आया उससे बोलते हैं दोबारा लिख के दे एमआर, वो दोबारा एमआर बना के देगा आपको। बात समझ में आ रही? इसे बोलते हैं रिकन्फर्मिंग द टर्म्स एंड कंडीशन और रिकन्फर्मिंग द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी। हम्म। क्यों नहीं दे सकता? देखो मेरी बात सुनो, जो एमडी या डायरेक्टर्स वगैरह बनते हैं ना कंपनी में, बेटे वो पास्ट प्रेजेंट सारे पाप के लिए वही उत्तरदायी होते हैं। समझे आप? कंपनी का जो डायरेक्टर्स बनते हैं ना, एमडी वगैरह, इतनी सैलरी आपको मिल रही है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये इसीलिए मिलती है कि पुराने जितने भी पाप है ना कंपनी के वो भी आप ही धोगे। इसलिए ये याद रखना, कभी भी अगर आपको किसी कंपनी में सीईओ एंड सीएफओ बनाए तो खुशी से बावड़े मत हो जाना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। आज से कुछ साल पहले की बात है, 2015 की बात है, जयपुर के अंदर एक होटल है, नाम तो मुझे याद, फर्स्ट सिनेमा जो है देखा है आप लोगों ने, उसके नीचे होटल है अच्छा सा, बेला कासा होटल, बेला कासा। अभी उसमें एक शादी का फंक्शन चल रहा था और सडनली जो है वॉल सीलिंग गिर गई, दूल्हा टाइम बोल गया, दुल्हन कोमा में चली गई, दुल्हन के जो पिताजी थे वो भी एक्सपायर हो गए, दूल्हे के जो मामा जी थे वो भी एक्सपायर हो गए। मतलब काफ़ी बड़ा हादसा था। अब उस क्या करा, वहाँ का जो होटल का जो मैनेजर था ना उसको धर लिया, क्योंकि कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपने पढ़ा होगा लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर भी या फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर भी, ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री या ओनर, अ पर्सन हैविंग कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द फैक्ट्री इज ट्रीटेड एज ओनर, उसको पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया। अब केस चलता रहा, लगभग 60 से 70 दिन तक बेचारा जेल में पड़ा रहा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या, हमेशा ऐसा ही होता है, जो भी वहाँ का मैनेजर होगा जिसके अंडर में सुपरविजन है वो जाता है। मज़ेदार बात यह कि उसने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, मतलब वो गुड़गांव के किसी होटल में था मैनेजर, उसने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था। हाँ क्या किस्मत है जी? जो चला गया उसकी किस्मत अच्छी थी, ये बच गया। अब होटल तो इसके टाइम पे नहीं बना था ना, लेकिन रिस्पॉन्सिबल, अरे आप किस पोजीशन पर बैठे हो आप ये देखो, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द होटल, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट एक्टिविटीज एंड अपकमिंग, तो डेफिनेटली वो है ही। तो इसलिए ये नहीं बोलते कि यार एमडी सीईओ जो आ रहे हैं एंड डायरेक्टर्स, दे ऑल हैव बीन अपॉइंटेड ऑन सच अ हायर पोजीशन दैट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज, राइट? तो एमआर तो उसको देना ही पड़ेगा। देखो यही पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। एक मिनट मैं जरा ये पॉइंट पूरा पढ़ा दूं, फिर एक बार अपन लेते हैं, है ना? एक बार पढ़ लेते हैं बस। द ऑडिटर में ऑल्सो आस्क मैनेजमेंट टू रिकन्फर्म इट्स एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन WR। बेटा ये जो लाइन लिखी गई है ना, ये एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों को एक्नॉलेज करता है, मानता है, और उसके लिए उसने अपना एमआर दिया है, लिख के दिया, इसी को एमआर बोला जाता है। एमआर मतलब एक्नॉलेजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड एक्नॉलेजिंग द योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, तो वो जो एमआर आपको मिला उसको हमें रिवाइज करना पड़ सकता है कब? पहला, those who signed the terms of audit engagement on the behalf of entity have no longer have the relevant responsibility। जिन लोगों ने शुरू में मैनेजमेंट के बिहाफ पर उस पर साइन किया था, उन लोगों की अब वो ड्यूटीज खत्म हो गई, लाइक वो एमडी नहीं रहे, मैनेजमेंट मैनेजर नहीं रहे, या सीईओ नहीं रहा, या सीएफओ नहीं रहा, काइंड ऑफ। और द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वर प्रिपेयर्ड इन द, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा पॉइंट है। अरे अगले साल की ऑडिट करूंगा तो वैसे भी नया एमआर लूंगा। ये कह रहे मान लो मैनेजमेंट भी सेम है, आप भी सेम हो, लेकिन ईयर बदल गया तो दोबारा एमआर, तो लेना ही है, उसमें तो आप नहीं, उसमें रिवाइज करने जैसा कुछ नहीं है, रीकन्फर्म कुछ नहीं है, वो तो नया एमआर बनेगा। समझे आप मेरी बात? नहीं समझे? समझ गए।
देयर इज एनी इंडिकेशन दैट मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड्स दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हो सकता है मैनेजमेंट हमारी बात नहीं समझाओ, वो कुछ और समझ रहा था, हम कुछ और समझ रहे थे, तो आप दोबारा कर लेते हैं क्लियर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज इन द सर्कमस्टांसेस मेक इट अप्रोप्रिएट टू डू सो। देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस, लाइक आपकी पहले तो मैनेजमेंट ने कहा था आपको सारी ब्रांचेस में जाने देंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अब यूक्रेन में युद्ध हो गया और आपकी यूक्रेन में ब्रांच है, और अब तो कैसे नहीं जाने दे सकते ना, तो फिर तो एमआर चेंज करना पड़ेगा ना, ऐसे। ठीक है, कोई डाउट? अब भैया का डाउट लेंगे। हाँ, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन एग्जैक्टली। आप कह रहे हो कि सीएफओ से नहीं लेते, सीएफओ से ले लेते हैं, व्हाट डज इट मीन? पोजीशन किसने होल्ड करी है? तो पोजीशन से कैसे लूंगा? लेट हिम एक्सप्लेन फर्स्ट, क्वेश्चन उसका है, बाकी सब समझा रहे हैं। कैन यू प्लीज टेल मी व्हेन आई एम टेकिंग, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मुझे एक बताएं इतना सा बात कि क्या चाह रहे हैं बताएं। चला दो भाई, ऐसे चला दो, फटाफट कर लो जो भी करना है। मैंने सीएफओ से लिया, ये कह रहे हैं कि आपने एमआर जो लिया वो एमआर आपने सीएफओ से ना लेकर सीएफओ से लिया, मतलब इस समय सीएफओ है मिस्टर दिलीप गुप्ता, तो मतलब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, दिलीप गुप्ता हो या पवन जांगिड़ हो या मनोज शर्मा हो, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सीएफओ से मांग रहा हूं, हूसोएवर। चलो ये कर लेते, साइन कौन करेगा? अभी सीएफओ मैं हूं और आप कह रहे हो मैं सीएफओ से ले रहा हूं, दिलीप गुप्ता से नहीं, करेक्ट? तो सीएफओ से करवा ले साइन, फिर वही तो मैं कह रहा हूं, सीएफओ से साइन करवा ले सकते हैं आप, सीएफओ से करवा लो साइन, मैं तो दिलीप गुप्ता हूं मैं तो करूंगा नहीं, क्योंकि आपको तो सीएफओ से लेना है। अरे कल को दिलीप गुप्ता ने साइन कर दिए और दिलीप गुप्ता ने छोड़ दिए पोजीशन, तो फिर बताओ क्या करूं, कैसे करूं मैं, बताऊं? अब तू बता मुझे, मैं भी तो बता ही रहा हूं कि आप समझो ना, कैसे लूंगा? आपने सीएफओ से मांगा, अग्री, पर साइन तो मैं ही करूंगा, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी रही ना। अब कल को कोई और आया, वो सीएफओ बन गया, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट कैसे करें, उसका सिग्नेचर ही नहीं है, समझे? ऐसे चले आगे, तो फिर वो एग्रीमेंट पुराना वाला बेकार हो गया ना, क्योंकि उसमें तो मेरे साइन थे, बेकार हो गया ना, तो हम ये तो कह रहे हैं वो बेकार हो गया, चेंज करा लो। आप अभी भी मेरी बात नहीं समझे। अरे भाई सीएफओ से, आप जो सीएफओ से ही लिया है इसीलिए तो चेंज कराना पड़ रहा है, अगर मुझसे लिया होता ना तो चेंज कराना ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अगर दिया तो चाहे मैं रहूं ना रहूं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी रहेगी। नहीं समझे आप? अगर आपने दिलीप गुप्ता से लिया होता ना तो मैं चाहे सीएफओ रहूं या ना रहूं रिस्पॉन्सिबल मैं ही रहता हमेशा, समझे आप? यानी मैंने कंपनी छोड़ दी तो भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि मैंने साइन करके दिया है, मेरा नाम है। आपने लिया सीएफओ से ही है, यानी जो भी करंट सीएफओ होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जब मैं था तब मैं रिस्पॉन्सिबल था, मैंने साइन करके दे दिया, अब मैं चला गया। लेकिन आपको तो सीएफओ से चाहिए था ना, तो सीएफओ से तो लो, तो अब जो नया आया उससे लो दोबारा, क्योंकि पुराने वाले पे तो मैंने साइन किया था, समझे आप? या फिर आप क्या करते मालूम है, आप एमआर लेते ही नहीं, आप एक एग्रीमेंट बना देते एंगेजमेंट लेटर में, उसमें क्या लिख देते, जो भी कंपनी का सीएफओ होगा ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन फिर इस एमआर पे कोई साइन करके नहीं देगा आपको, मैनेजमेंट सिर्फ कॉमन सील लगा के दे देगा आपको, और ये एमआर हमारा इंस्टीट्यूट मानता नहीं, इसीलिए, समझ गए? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो नया एमआर देगा साइन करा के आपको। यही तो पढ़ रहे थे देर से, रिकन्फर्म का मतलब क्या है? आपस में मत करो यार, तुम आपस में नया इंटरप्रिटेशन निकाल लोगे, मेरे को बताओ। हाँ, दोबारा से बना लो ना हमारी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहा है इसमें इतना। एक दूसरा प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट ही तो निकालना है, और प्रिंट आउट में नीचे पहले चेंज कर लेना नाम, मैं कह रहा हूँ नाम भी क्यों लिखा हुआ है, MD-SCFO लिखो, प्रिंट आउट निकालो, आप वो पुराने वाले को तो मारो गोली, इसको तो होली जलाएंगे, अब इसका साइन कर दे, खत्म कहानी, क्या दिक्कत है उसके अंदर? इसमें कौन सा लंबा चौड़ा काम है? और सवाल तुमको पता है ये नहीं पूछना चाहिए था, सवाल ये पूछना चाहिए था, जिसका खैर मैंने जवाब दे दिया आपको। सवाल ये पूछना चाहिए था कि जब ऑडिट स्टार्ट हुई तब मैं एमडी था, सवाल तो तुम अच्छा पूछते ही नहीं कभी, तब मैं एमडी था, मैंने साइन करके दे दिया,
अब मैं 15 जून को छोड़ के चला गया, लेकिन अभी ऑडिट कंप्लीट नहीं हुई, तो 15 जून तक जो इंफॉर्मेशन मैंने दी उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं या नहीं? 15 जून के बाद तो मैं नहीं हूं, लेकिन 15 जून तक तो मैं ऑडिट करा रहा था ना, तब तक की इंफॉर्मेशन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है, तो मैंने गलत दी है सही दी, वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना यार। आज ये ऑडिटर है मान लीजिए, अब मैं सीएफओ हूं, मैंने 15 अप्रैल को साइन करके दे दिया, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, सब एक्सेस कराऊंगा, सब करूंगा, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, करना था मेरा काम। अब कंपनी के डॉक्यूमेंट से कोई इंफॉर्मेशन निकाल के मैं इसको दे रहा हूं, राइट, मैंने गलत इंफॉर्मेशन दे दी इसको, और मैं 15 जून को चला गया, नया वाला आया, नया वाला रिस्पॉन्सिबल है आगे इंफॉर्मेशन देने के लिए, पुराना काम जो करा उसमें से इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन जो मैंने गलत इंफॉर्मेशन दी उसके लिए आप उसको कैसे जिम्मेदार बना सकते हो भाई? कंपनी के रिकॉर्ड्स में से इंफॉर्मेशन निकालकर मैंने उसको गलत इंफॉर्मेशन दी, इस एक्टिविटी के लिए आप उसको जिम्मेदार थोड़ी ना बनाओगे यार, वो तो मेरी पर्सनल मिस्टेक है, उसके लिए मैं ही लायबल रहूंगा, समझे? रिकॉर्ड्स में कोई गलती है उसके लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि रिकॉर्ड्स किसी एक बंदे ने नहीं बनाए होते, पूरी कंपनी मिलकर बनाती है। पर्सनल एक्ट्स ऑफ अ पर्सन, उसके लिए तो पर्सनल खुद ही लायबल होगा ना यार। बात समझ में आई क्या? ये डोमिनेटिंग पर्सन इन द सेंस, ऐसा आप बोल रहे हो या ऐसा होता है? आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो? ऑडिटर? हाँ मैं समझू ना, आगे आप पूरा बोल दो फिर दोबारा रिपीट। ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो ना आप? हाँ, तो हम कब कह रहे हैं सीएफओ जिम्मेदार है? लेकिन उसने तभी तो कह रहे हो पुराना वाला जिम्मेदार है, हम कब कह रहे हैं नया वाला है? हम तो कह ही रहे पुराना वाला है। बिल्कुल, आप कोई गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कास्ट करनी पड़ेगी ना, वो पर्सनल नेचर का है। कल को आप मान लो पुराना एमडी है, फ्रॉड करके गया, ठीक है ना, और जब ऑडिट चल रही थी तब उसने इसको गलत इंफॉर्मेशन दे दी, इसने मान लिया ओके, आज मैं आ गया, नया एमडी आ गया, मुझे पता चल गया पुराने वाले एमडी ने फ्रॉड करा है और उसने इसको गलत इंफॉर्मेशन दी, तो भाई साहब मैं इसको सही इंफॉर्मेशन देने के लिए लायबल हूँ, हाँ लायबल हूँ, लेकिन जो गलत इंफॉर्मेशन इसको दी गई उसके लिए तो वही लायबल रहेगा, उसके लिए मैं थोड़ी ना लायबल रहूंगा। नहीं समझे? समझ गए? आ जाओ। जिस सवाल का जवाब पता है बेटा वो क्यों पूछता है यार? फिर बी मेच्योर्ड, आस्क मी सम गुड क्वेश्चंस। अभी फिर ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछोगे तो मैं क्वेश्चन एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा आगे से। अरे जो चीज़ पता है तो जब आप खुद ही जवाब दे रहे हो, खुद ही आंसर। सुबह मैं बोनस एक पढ़ा रहा था, समझा दिया, मिनिमम वेजेस 14,000 रुपये। सर अगर 15,000 हो जाए तो फिर तो नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा ये कोई सर आई वॉज जस्ट कन्फर्मिंग। मेरा मन करा साला उसमें लैपटॉप में घुस के निकाल के 2 थप्पड़ ला के वापस अंदर डाल देता। अरे भाई जब कह दिया 14,000 से ऊपर वाले पे लगता है, नहीं लगता, नीचे पे लगेगा तो 15,000 पे नहीं लगेगा ना यार। मैंने कहा पेमेंट ऑफ वेजेस आपको इतने दिनों में करना है, 30 दिनों में करना होता है। सर अगर 35 दिन हो गया तो? सर क्वेश्चन में वो बोल रहा है 32 दिन हो गया। सर क्या लिखूं मैं? लिख दे सही आंसर है, भयंकर सही आंसर है। आप ऐसे सवाल मत पूछो यार जिनका जवाब आपको पता है। डेट ऑफ एंड पीरियड कवर्ड बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। देखिए आइडियली अगर हम बात करें, आइडियली तो एमआर का जो पीरियड है वो वही होना चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड है। यानी अगर आप 21-22 की ऑडिट कर रहे हो तो नेचुरली आपको एमआर का जो पीरियड रखना पड़ेगा वो 21-22 ही होना चाहिए ना यार, अनलेस अगर वो उसके बाद से रिलेटेड है। जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट पड़ा था 560, अब उसमें हमने क्या करा था, सब्सिक्वेंट इवेंट नंबर ए, यानी 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022, इसका जो इवेंट है वो भी मैनेजमेंट ने ढूंढा होगा। अब यार अगर उसके लिए एमआर लूंगा तो वो तो फिर ये वाला पीरियड आएगा। बाकी जितने भी आप एमआर जनरली लेते हो उन सबका पीरियड वही होना चाहिए जो कि ऑडिट का पीरियड है। यानी द पीरियड बाय विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर्ड shall be the period of MR. It cannot go beyond to this period. Is it clear? अरे बोलो हाँ या ना। अरे भाई MR का जो पीरियड है, इधर ध्यान दे, है ना, उसके बारे में मत सोचे। MR का जो पीरियड है इट शुड आइडियली बी द सेम पीरियड एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 के हैं तो MR जो लूंगा मैंने इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी आइटम के लिए लिया होगा, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी आइटम के असर्शन के लिए लिया होगा। तो एमआर का जो पीरियड है वो इस पीरियड के बाहर हो सकता है क्या? ये हम बोल रहे हैं।
लेकिन अगर आपने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो इस पीरियड के बाहर का है, जैसे सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन में हमने बोला 1 अप्रैल 2022 से 30 जून तक के जो इवेंट है उनके बारे में, जो भी आपको सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ उसके बारे में मैनेजमेंट को करना होता है, राइट। अभी उसके लिए एमआर तो मैनेजमेंट से इसके बियॉन्ड पीरियड में जाके लेना पड़ेगा ना। The date of the return representation shall be near as practicable to, but not after the date of auditor's report. ये subsequent event के context में है. On the financial statement date, the return representation shall be for all the financial statement and period. Listen this statement carefully. The return representation shall be for all the financial statements and periods covered referred to in auditor's report. अब audit report में कौन सा period refer होता है? ऑडिट रिपोर्ट में पीरियड रेफर होता है पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, प्लस सब्सिक्वेंट इवेंट ए एंड बी. Because written representations are necessary audit evidences, the auditor's opinion cannot be expressed and the auditor's report cannot be dated before the date of written representation. अब दो तीन बातें मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लो. यहां पे क्या हम लोगों ने जो भी वो लेना है एमआर, जो भी एमआर आपको लेना है वो एमआर, ठीक है. दो तीन बातें याद रखना. इस एमआर का जो पीरियड होगा, ये एमआर की डेट ये एक अलग चीज है, एमआर का पीरियड ये एक अलग चीज है. डेट जो होगी ना एमआर की, वो होगी 1 अप्रैल 2022 से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में. और हम लोग यहां पे कौन से फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट कर रहे हैं, समझ गए आप? सॉरी 21-22 है ना. पीरियड ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. अभी हम लोग डेट ऑफ एमआर क्या रखेंगे, 1/4/2022 से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. और ऑडिट रिपोर्ट इन एनी केस, राइट, इन एनी केस डेट ऑफ एमआर कैन नॉट बी बियॉन्ड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ये क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? पीरियड क्या होगा, पीरियड as covered in audit report. ऑडिट रिपोर्ट में कौन सा पीरियड कवर होता है, पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ दे हैव यूज्ड द वर्ड पीरियड्स. व्हाट डज इट मीन? एक तो 21-22 ये तो है ही, सब्सिक्वेंट इवेंट ए, इसलिए इन्होंने बोला द पीरियड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हाट डज इट मीन? दैट इज जिस ईयर की आप ऑडिट कर रहे हो और सब्सिक्वेंट इवेंट ए एंड बी दोनों के लिए भी लेना पड़ेगा. खासतौर पे बी के लिए भले ही ना लेना पड़े, फिर भी ए के लिए तो लेना पड़ेगा. इसीलिए आपको ये पूरा ध्यान में रखना है. डेट में गलती मत कर देना, डेट ऑडिट रिपोर्ट की एमआर की डेट फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, क्योंकि मैं आया ही 1 अप्रैल को हूँ. अभी जब आया ही 1 अप्रैल को हूँ तो बैक डेट में एमआर कैसे बनेगा? एमआर तो जिस डेट को लूंगा उसी डेट को बनेगा ना. तो ये हमेशा डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद होता है. ये बात समझ में आ गई? अब पीछे चलते हैं, दोबारा पैरा को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. The date of WR shall be near date of WR, date not the period, date shall be as near as practicable to, but not after the date of audit report or the financial statement. हो सके जितना ऑडिट रिपोर्ट की डेट के आसपास का लो, नहीं तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद का तो मत ही लेना, ठीक है. यानी अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट आपने 30 सितंबर को दी तो आप 30 सितंबर के आसपास का ही लो. मैं इसको विरोध करता हूं. 30 सितंबर को क्यों भाई? मैंने अपनी ऑडिट चालू कर दी 15 अप्रैल 2022 को. अब मैं सारी चीज़ें तो एक साथ चेक नहीं करूंगा, तो मुझे टाइम तो लगेगा. तो जिस चीज़ को चेक कर रहा हूँ उसके लिए जब एमआर पड़ा तभी लूंगा. 15 जून को चेक करा तो 15 जून को ही लूंगा. 30 सितंबर को क्यों? आपने ऐसा क्यों लिखा कि आप नियर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लो? नहीं, कभी भी ले सकते. इसके बाद मत लेना, ये आपने बिल्कुल सही कहा. इसके बाद मत लेना. आई बस समझ में? इसके बाद का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता. अब सवाल है कि लेकिन फिर भी ये लाइन का कुछ तो मतलब होगा कि आप ऑडिट रिपोर्ट के पास कर लो. उसका एक सिंपल सा लॉजिक इतना सा है कि वो लेटेस्ट रहेगा. जैसे आपने 15 जुलाई को ले लिया है एमआर,
क्योंकि आप उस आइटम को 15 जुलाई को चेक कर रहे थे, आपने ले लिया एमआर। अब 15 जुलाई से लेकर अगर 30 सितंबर के दौरान कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया होगा तो इवेंट उसका भी एमआर तो मिल गया क्योंकि मैंने सब्सिक्वेंट इवेंट का एमआर लिया, लेकिन अब 2 एमआर हो गए अलग अलग। अगर आप ये एमआर 15 सितंबर या 28 सितंबर या 30 सितंबर के आसपास लेते तो शायद आपका एमआर अपडेटेड आता, इसीलिए बोला है। पर घबराओ मत, अगर आपने पहले का भी ले लिया ना तो उसके एमआर आपका गलत नहीं होने वाला है, उससे आपके एमआर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे आप। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के बाद का तो गलती से भी मत लेना, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? आगे देखो, द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शैल बी फॉर ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पीरियड्स रेफर्ड टू इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में हमने 3 ही पीरियड कवर करे, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड, एक सब्सिक्वेंट इवेंट ए एंड बी। बिकॉज रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस, द ऑडिट ओपिनियन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट कैन नॉट बी डेटेड बिफोर द डेट ऑफ WR। अब जब तक आपने एमआर नहीं लिया, अगर मान लो बाई चांस एमआर की डेट ऑडिट रिपोर्ट के बाद की है, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि आपने इस एमआर के बेसिस पर तो ऑडिट रिपोर्ट बनाई नहीं, राइट। जबकि एमआर हम लेते ही क्यों है? क्योंकि ऑडिट एविडेंस मानते हैं और उसके बेसिस पर ऑडिट रिपोर्ट बना। सो अगर एमआर ऑडिट रिपोर्ट के बाद का है, इट इज इंडिकेटिंग दैट दिस एमआर हैज नॉट बीन यूज्ड इन मेकिंग द ऑडिट रिपोर्ट, सो इट विल बी इररिलेवेंट। बात समझ में आ गई क्या? आगे देखो, furthermore because the auditor is concerned with the events occurring up to the date of the auditor's report, they may require adjustment or disclosure on the financial statement, the WR are dated as near as practical but not the, ये जो मैंने आपको बताया ना कि क्यों ये लिखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट के पास का लेना, अभी बताया था ना कि ऑडिट रिपोर्ट के पास का, कि अगर बाई चांस आपने 15 जुलाई को कोई आइटम चेक करा और उसके बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया एडजस्टिंग, उस इवेंट में कोई चेंज हो गया, तो जो आपने एमआर लिया ना वो ठीक है, लेकिन आपको अब एक सब्सिक्वेंट इवेंट का भी एमआर लेना पड़ेगा। तो एक ही आइटम के लिए आपको 2 एमआर लेने पड़ेंगे, ऐसा ना हो इसके लिए आप थोड़ा सा बाद में लें, राइट। अब सवाल है हम क्या क्या करें, क्या हम लोग बात का लेकर, हाँ आप ऑडिट रिपोर्ट के आसपास का लें, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बना के रख लेते हैं सारे एमआर, मैनेजमेंट को दिखा भी देते हैं, मैनेजमेंट से परमिशन भी ले लेते हैं कि सर ये ओके है ना, आप साइन कर दोगे ना, बोले हाँ कर दें। साइन करवाना मत, लेकिन आप बनवा के रखो। मैनेजमेंट को इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि उससे बनवा लो, उसको पता तो लगे कि मेरे को साइन करना है, फिर बाद में जब ऑडिट रिपोर्ट साइन करने बैठते हैं ना, उसी समय मैनेजमेंट को बैठा लेते हैं और साइन करवा लेते हैं। ये एक प्रैक्टिस बना हुआ है, समझे। हम भी ऐसे ही करते हैं, हमसे पहले वाले भी ऐसे ही करते थे और आप भी ऐसे ही करेंगे। अब लॉजिक उसका बच्चों को यहाँ समझ में आता है, चल तो प्रैक्टिस रही है, लेकिन लॉजिक यहाँ के समझ में आता है कि अच्छा इसलिए करते हैं जिससे कि वो अपडेटेड हो, कोई गड़बड़ रह जाए तो कम से कम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। बोले 30 तारीख को एमआर दिया था, अब मैनेजमेंट सर खुजाता रहेगा यार दिया तो 15 तारीख को था, है तो लू पटाया, बड़ा मजा आया। हमने 15 तारीख को इसलिए तो नहीं साइन कराया क्योंकि 30 तक लाइबिलिटी आपकी हो गई। अब नहीं समझ में आया? आगे फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, पागल है ये गधे, राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। और मैनेजमेंट के लेटर हेड पे होना चाहिए, और किसको एड्रेस करते हुए हो, क्या लिखा होना चाहिए, टू ऑडिटर, राइट। ओरल नहीं होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, बस इतना सही है, और कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। द WR शैल बी इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर एड्रेस टू द ऑडिटर, ठीक है। इफ लॉ रेगुलेशन रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू मेक written public statements about its responsibility, the auditor determines that such statement provides some or all of the representation required. The relevant matters covered by such statement need not be included in MR। साला एक छोटी सी बात को इतना गंदा और घटिया और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिख देते ना कि बच्चे के समझ में नहीं आना चाहिए। ये कह रहा है कि मान लीजिए ऐसे 210 पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें जो हम एमआर लेते हैं वो होता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, बाकी जितने भी एमआर आप लोगे वो किसी ना किसी आइटम के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे आपने किसी आइटम के लिए एविडेंस नहीं मिल रहा उसके लिए एमआर लिया, किसी आइटम में आपको कोई डाउट है तो आपने एमआर लिया, एंड एक्सेट्रा। लेकिन जो ऐसे 210 में हमने एमआर लिया वो जनरलाइज्ड एमआर होता है, यानी इट इज़ फॉर द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर लोगे। अब मान लो अभी तक ऐसा हमारे इंडिया में है नहीं, किसी स्टैच्यू में ऐसा लिखा है कि मैनेजमेंट को अपनी ड्यूटीज के लिए पब्लिक को भी इन्फॉर्म करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में कोई सेक्शन आ जाए और उस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, दैट मैनेजमेंट हैज टू गिव अ पब्लिक नोटिस टू द पब्लिक एट लार्ज और टू द शेयर होल्डर्स, और हैज टू पुट अ स्टेटमेंट ऑन द बोर्ड्स ऑन कंपनीज वेबसाइट, और कंपनी हैज टू पब्लिश इन द बोर्ड रिपोर्ट अ स्टेटमेंट मेंशनिंग ऑडिट डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझा मेरी बात? दोबारा सुनो, यदि कंपनीज एक्ट में या किसी भी, मैं कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूँ, कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन आ जाए, राइट,
कि मैनेजमेंट को एक पब्लिक नोटिस देना है, जिसमें वो पब्लिक एट लार्ज, मतलब लाइक उसके शेयर होल्डर्स को, उसके इन्वेस्टर्स को, सबको ये बता रहा है कि मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है। ओके, ऐसा एक पब्लिक नोटिस आपको देना है, ऐसा प्रोविजन कंपनीज एक्ट में आ गया। तो इसका मतलब आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऐसे 210 में बात करके आ रहे थे, वो तो मैनेजमेंट खुलेआम चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता रहा है कि P&L बैलेंस शीट बनाना हमारा काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाते समय FRF लगाना हमारा काम है, ऑडिटर को जो है ना एक्सेस, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना हमारा काम है। ये सारा वो बता रहा है इसको पब्लिक को, या इनमें से एक दो चीजें बता रहे हैं। अब उसने पब्लिक को डिस्क्लोज कर दिया, जैसे भी करा, चाहे कंपनी की वेबसाइट पर डाला, चाहे कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में डाला, चाहे बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 उसमें डाला, चाहे प्रोस्पेक्टस में डाला, चाहे किसी और डॉक्यूमेंट, उससे कोई लेना देना नहीं, बट अल्टीमेटली इट हैज बीन कम्युनिकेटेड बाय कंपनी टू द पब्लिक एट लार्ज। अब मैं जब ऑडिट करने पहुंचा, राइट, और ऑडिट जब मैंने करा तो आई वाज ऑब्टेनिंग और ट्राइंग टू ऑब्टेन दिस MR। अब जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो मैनेजमेंट पब्लिकली लोगों के सामने बोल ही रहा है ना, तो MR में लिख के देने से क्या हो जाएगा? वो कह रहा है, बोले यार भाई सारी दुनिया को बता दिया मैंने, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, है प्रॉस्पेक्टस में छाप दिया, एनुअल रिपोर्ट में छपा पड़ा है, फिर भी तू मेरे से कह रहा है कि अरे तो इतना भी क्या झूठ बोलूंगा कि बोले सब गलत है, तेरे MR ही सही हो जाएगा क्या? बात समझ में आई क्या? तो उस पॉइंट को आप MR में स्किप कर सकते हो, राइट, उस पॉइंट को, यानी जिन जिन चीजों के लिए आपको MR लेना है उनके लिए अगर मैनेजमेंट बाय वर्च्यू ऑफ एनी स्टैच्यू और लॉ is bound to give a public notice, you may skip those points in your MR। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि और दूसरी बात आप समझो, अगर मैनेजमेंट ने, ये तो उन्होंने बोल दिया पब्लिक में देना है, मैं कह रहा हूं पब्लिक में नहीं भी देना, और अगर लॉ में लिख दिया ना कि ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है, तो भी भाई साहब मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है। नहीं समझ आई मेरी बात? लेकिन हम कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं क्या थी, यार लिख दो ना, अगर तुमने वहां दे भी दिया तो अगर लेटर हेड पे दोबारा लिख दोगे तो क्या आफत आ रही है भाई, एक चीज। दूसरी बात, हमारे इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 134 है बोर्ड रिपोर्ट, सब सेक्शन 3 विच मेंशंस द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां है, यानी हर साल एक बोर्ड रिपोर्ट बनती है। ऑडिट रिपोर्ट बनने के पढ़ ली क्या 134? नहीं पढ़ा। ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद बनती है, पहले नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट में मैनेजमेंट को कमेंट्स पे रिप्लाई देना होता है। ऑडिटर ने अगर अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे कोई नेगेटिव रिमार्क डाला है तो उसके ऊपर रिप्लाई देना होता है। अब वो तो यार ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही आएंगे ना, तो बोर्ड रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट के बाद बनती है, उसमें बाकायदा मैनेजमेंट लिखता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप कंपनी के केस में MR स्किप कर सकते हो, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। या फिर आपको ऐसा लगे कि मुझे तो जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसने लिखी है बोर्ड रिपोर्ट में के अलावा भी और 2-4 रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मुझे बात करनी है, तो फिर आप MR साइन कराओ। सारी आ गई, मत कराना साइन। समझ में आया क्या? नहीं समझे क्या? समझ गए? अब आता है डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। देखो बराबर देखो, डाउट एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड। हमने मैनेजमेंट से MR मांगा, हमें मना कर दिया, नहीं दिया। सेकंड, मांगा दिया लेकिन हमें डाउट है, उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट है, तो हम क्या करें? पहले हम बात करेंगे रिक्वेस्टेड WR नॉट प्रोवाइडेड, आपने मांगा नहीं मिला। इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड वन और मोर ऑफ द रिक्वेस्टेड WR, द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, आपको इमीडिएटली मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। Re-evaluate the integrity of the management and evaluate the effect of this may have on reliability of representation and audit evidence in general। क्या बोल रहा है? क्या ना, देखो एक बार कोई आदमी धोखा दे दे तो अब तक जितना भी उसने करा ना उस सब पे शक होता है, शायद ये भी इसलिए करा होगा, शायद ये भी इसलिए करा होगा, ये तो लाजमी सी बात है। हमने मैनेजमेंट से MR मांगा, आपने मना कर दिया, कोई बात नहीं, हमने डिस्कस करा। अगर हमें डाउट नहीं लगा, मतलब आपका जो रीजन था वो जेन्युइन था, वो तो कोई बात नहीं, बट अगर मैनेजमेंट का रीजन जेन्युइन नहीं था, फर्ज कीजिए, तो हमें एक बार रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा कि अब तक जितने बाकी MR मिले या बाकी जितने भी हमें एविडेंस मिले वो रिलायबल है या नहीं। अरे भाई तुम बिना रीजन के मुझे मना करोगे MR देने से, तो डाउट तो करूंगा ही ना, क्योंकि बिना रीजन से MR देने का मतलब, बिना रीजन के MR मना करने का मतलब है कि आपने उस पर्टिकुलर चीज में कोई ना कोई फ्रॉड तो करा है, तभी ना आप इतना स्ट्रांगली मना कर रहे हो। वरना अगर आपने सब कुछ सही करो देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई बात समझ में? तो रीइवैल्यूएट करना है। थर्ड, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑन ओपिनियन। अब एक ये अकेला स्टैंडर्ड है जहां इन्होंने ये नहीं बोला अप्लाई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर,
वरना ये यहाँ पे भी लिख देते अप्लाई फर्दर ऑडिट, और हम फिर ढूंढते रहते हैं कौन सा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि एमआर सबसे एंड में लिया जाता है, राइट। इसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, तो आपको सीधा कहाँ डालना है, ओपिनियन में। ओपिनियन कहाँ बनती है, ऐसे 705 के हिसाब से। बात समझ में आ गई क्या? आगे चलते हैं, मतलब पीछे चलते हैं। डाउट एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ WR। मैनेजमेंट ने आपको WR दे दिया, लेकिन आपको मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंस पे, उसकी इंटीग्रिटी पे, उसकी इंडिपेंडेंस पे डाउट लग रहा है। कॉम्पिटेंस मतलब उसकी काबिलियत पे किसी शक है, यार ये आदमी जो एमआर दे रहा है ये इस लायक है भी या नहीं। या फिर जैसे अभी भैया ने एक क्वेश्चन पूछा था, जो एमडी गया वो पिछले 6 सालों से कंपनी में था, अभी वो चला गया, मैं आ गया, अब यार इसको मेरी कॉम्पिटेंस पे डाउट हो रहा है। कॉम्पिटेंस में बड़े बढ़िया है, आज दिलीप गुप्ता बड़ा अच्छा होगा, CFO से जो भी है होगा क्वालिफाइड, इस कंपनी में तो नया है ना, इस कंपनी में तो नया है। और वो भी कब आया, जिस ईयर की मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसके खत्म होने के भी 3 महीने बाद, क्योंकि मैं जून में आया, ऑडिट चल रही 21-22 की। नाउ ही इज डाउटिंग ऑन माई कॉम्पिटेंस। देखो इसका डाउट करना लाजमी है, ये बिल्कुल जेन्युइन है। ये कह रहा है यार जिस आदमी से एमआर ले रहा हूँ वो आदमी साला खुद तो अभी आया है, उसे कंपनी की ABCD नहीं पता, तो ये जो एमआर, अच्छा मैं तो गुड फेथ में दे रहा हूँ, मैं तो गुड फेथ में दे रहा हूँ और मैं सही भी दे रहा हूँ, लेकिन इसको डाउट लग रहा है कि पता नहीं यार ये जो एमआर दे रहा है इसके मैटर की नॉलेज इसको है भी या नहीं। तो ये कोई मेरी क्वालिफिकेशन पे डाउट नहीं कर रहा है, मेरे कैलिबर पे नहीं, मेरी कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं कर रहा है, ये किस पे डाउट कर रहा है, ये डाउट कर रहा है कॉम्पिटेंस पे। देयर इज अ डिफरेंस इन द कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। कैपेबिलिटी मतलब आपके अंदर क्षमता ही नहीं है काम करने की, कॉम्पिटेंस मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट, राइट। सो इज डाउटिंग ऑन कॉम्पिटेंस। अब यार देखो ये तो बेचारा फंस गया ना, इसको तो ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, तो अभी हम क्या करें। सेकंड, अगर इसको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट है, इसको पता है बोले इस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब रहा है साले का, ये क्या ना फर्जी एमआर दे देता है, उस समय ऑडिट रिपोर्ट साइन करवा लेता है, बाद में जब पता चलता है तब खुद तो गायब हो जाता है और हमें मरवा देता है। तो अभी इसको डाउट आ रहा है कि मेरी इंटीग्रिटी सही है या नहीं। तो ऐसे केस में आप क्या करें, या मान लीजिए इसको लगता है कि आदमी एथिकल आदमी नहीं, होते हैं कई लोग अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं लेकिन फिर भी एथिकल नहीं होते। एथिकल मतलब गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, तेरे को जो करना है कर ले, ये होता है एथिकल। ये ऐसे ही रहेगा, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। अभी तेरे को लगता है ऑडिट रिपोर्ट में डालना है तो ऑडिट रिपोर्ट में डाल, नेगेटिव देनी है नेगेटिव दे, डिस्क्लेमर देना डिस्क्लेमर दे, क्वालिफाइड देना क्वालिफाइड दे, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि मेरे पास इसका रीजन है एंड आई विल गिव एक्सप्लेनेशन टू द शेयर होल्डर। इट्स कॉल्ड एथिकल। सम पीपल लाइक ठीक है आपको ऐसा लग रहा है कि चलो मैं ये लिख देता हूँ, चलो चेंज कर देते हैं, राइट, चलो आपके हिसाब से हम मॉडिफाई कर देते हैं। इट शुड नॉट हैपन। So if he is doubting on the integrity, independence or the competence, right, of the auditor, of the person giving the MR, right, or he is like having a doubt about the ethical values of the person giving MR, the diligence of management, in such cases हमें उस MR को accept नहीं करना चाहिए। तो फिर करेंगे क्या, देखो, if the auditor is concerned about the competence, integrity, ethical values or the diligence of management or about its commitment to or enforcement of these, the auditor shall determine the effect that such concern may have on the reliability of representations and audit evidence। अब in general मतलब ये तो मैं नहीं लूंगा MR, ये तो कंफर्म है, लेकिन तेरे जो बाकी MR और एविडेंसेस हैं उनके ऊपर आपका डाउट जाएगा और जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस वाले MR में हमें आपकी रिलायबिलिटी पे डाउट था। सो अदर MR which has been given by you may or may not be reliable. In particular, if the written representations are inconsistent with other audit evidences, the auditor shall perform audit procedure to attempt। अब ये अलग मैटर आ गया, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। ये कह रहा है कि आपने MR लिया, अब जिस आइटम के लिए आपने MR लिया उसके लिए आपने अलग से भी एविडेंस लिया होगा, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, तो और ज़्यादा आपको डीप में चेक करना चाहिए, और ज़्यादा कंफर्मेशन आपको लेना चाहिए। If the matter remains unresolved, the auditor shall consider the assessment of, एक मिनट रुक जाते हैं यहाँ पे। तो दो बातें हो गई, पहला आपको MR की रिलायबिलिटी पे डाउट है, यानी मैनेजमेंट के ऊपर डाउट है आपको, तो MR तो नहीं लेना, बाकी जितने MR लिए उनके ऊपर डाउट और आएगा। सेकंड, आपने MR लिया, MR के लिए MR लेने से पहले उस आइटम के लिए जो एविडेंस लिए थे वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, राइट। सो इन दैट केस ऑल्सो यू शुड ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर कि यार कैसे भी करके पता तो चले सच क्या है, मतलब दोनों में से सही कौन सा है। और अगर अनफॉर्चुनेटली ये मैटर सॉल्व ना हो पाए, राइट, कौन सा मैटर, ना तो आपको वो कंफर्मेशन हो रहा है, या और ऑडिटर मैनेजमेंट की एथिकल वैल्यूज पे जो डाउट है, अब है तो है, क्या करूं, अब है तो डाउट, उसका कुछ तो सोल्यूशन हो। सी, इफ द मैटर रिमेन्स अनरिजॉल्व,
The auditor shall reconsider the assessment of competence, integrity, ethical values, or diligence of management or of its commitment to or enforcement of these, and shall determine the effect that this may have on reliability of representation and audit evidence in general. बेटा ये दो अलग अलग पॉइंट से ध्यान रखना आप. ऊपर वाला पॉइंट खत्म. नीचे वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? अगर मैटर सॉल्व नहीं हो पाया किसी वजह से, यू शुड रीअसेस मैनेजमेंट्स इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, रिलायबिलिटी. नहीं समझे आप? नहीं समझ में आया? एक तो तुम क्या पढ़ते पढ़ते बीच में यहाँ वहाँ मत हो जाया करा करो, ठीक है ना? और जहाँ समझ में नहीं आया वहीं पे मेरे को रोक लिया करो. तुम पूरा सुनते जाते हो फिर एंड में बोलते समझ में नहीं आया. दोबारा सुनो. पहला पॉइंट है, आपको मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस पे डाउट है, इंटीग्रिटी पे डाउट है, इंडिपेंडेंस पे डाउट है, उसके ड्यू डिलीजेंस पे डाउट है, सब पे डाउट है आपको. तो जो एमआर आप ले रहे हो तो वो मत लेना, राइट? प्लस जितने एमआर आपने लिए हैं और उन सब पे डाउट होगा, राइट? तो सारा रीअसेसमेंट दोबारा होगा. ये एक सिचुएशन है, उठा के साइड में रख दो, करेक्ट? सेकेंड सिचुएशन, एमआर लिया और जिस आइटम के लिए एमआर लिया उसके लिए अदर एविडेंसेस भी लेते, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, करेक्ट? अभी मैं क्या करूंगा? पहले ट्राई टू रीअसेस, दोनों में कैसे भी करके पता चल जाए सही क्या है. अगर ये नहीं हो पाया तो हम लोग मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी को दोबारा चेक करते हैं कि यार यहाँ आकर अगर ये इनकंसिस्टेंट हो गया, अब या तो मैनेजमेंट सही है या तो अदर एविडेंस, दोनों में से एक ही सही है ना. मैनेजमेंट पता चल नहीं रहा कौन सही है, तो मैं मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी देख रहा हूँ, मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी देख रहा हूँ. मतलब मैं उसकी रिलायबिलिटी का असैसिनेशन कर रहा हूँ कि आखिर पता तो चले मैनेजमेंट में कितना दम है, रिलायबल कितना है. अगर मुझे लगा यार मैनेजमेंट गलत एमआर नहीं दे सकता, मैनेजमेंट इसका इतना रिलायबल है, इतना कॉम्पिटेंट है कि यार मैनेजमेंट गलत एमआर नहीं दे सकता, मतलब एविडेंस ही गलत है, तो आप सही मानोगे मैनेजमेंट को. और अदरवाइज मैनेजमेंट का असैसिनेशन करा और उस पर कैरेक्टर असैसिनेशन मत कर देना, उसका सिर्फ असैसिनेशन करना है दैट ही इज हैविंग इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस. लगा नहीं यार इस मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं किसको सही मानूंगा? अदर एविडेंस को. ये आपको देखना. और अगर ये भी नहीं हो पा रहा, यानी मैनेजमेंट की एमआर रिलायबिलिटी पे डाउट है, तो मान लो कि आपको इस वाले एमआर को भी नहीं एक्सेप्ट करना और अदर एमआर पे भी आपको डाउट करना है, राइट? इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट रिलायबल, द ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन. एप्रोप्रिएट एक्शन कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट में डालना पड़ेगा आपको, रिपोर्ट में मेंशन करना है. बात समझ में आई क्या? नहीं आई? आगे अच्छे से, गुड. तो आज के लिए इतना ही. दूसरी चीज़ ये कि इस चैप्टर में एक टॉपिक बाकी है ट्रू एंड फेयर वाला, वो मैं बताऊंगा आपको. बाकी इस चैप्टर में मेरे पार्ट में कुछ बाकी नहीं, जो बाकी है वो चैप्टर 4 से बाकी है. तो चैप्टर 4 में जैसे मैं आपको रिस्क असेसमेंट पढ़ा दूंगा ना, फिर वापस चैप्टर 3 पे लेकर आऊँगा कि देखो रिस्क असेसमेंट हमने वहाँ पढ़ा था और उसमें ये, फिर जब वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल पढ़ा दूंगा ना, फिर वापस यहाँ लेकर आऊँगा. समझ में आप मेरी बात? गुड. एक ट्रू एंड फेयर वाला टॉपिक है, वो मैं अलग से पढ़ाऊँगा आपको. हाँ हाँ बेटा एक मिनट रुको, मैं एक बार क्लास ऑफ कर दूँ, फिर अपन बाहर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सर का टाइम हो गया क्लास का. बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट है क्या?